बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ पुरदली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ आप में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 लॉजिक के बारे में जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इसके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो 2 लेक्चर्स की सूरत में मुकम्मल किए थे, क्योंकि उनके बगैर हम एक्सरसाइज जो है उसको समझ नहीं सकते थे और ना ही समझाया जा सकता था। स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उन 2 लेक्चर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है और उसको समझ लेना है, लर्न कर लेना है, ताकि आपकी एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से आपको आ सके। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन इसका MCQs के बारे में होगा, फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, थ्योरेटिकल चीज़ें भी आएंगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम करेंगे। इवन के ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और पहला क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। बल्कि मेरे साथ ही बुक खोल लें, आए ज़रा। पेज नंबर है मेरे पास 158। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के सामने। तो आपने क्या करना है, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन, जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको सर्कल करें। तो पहले जी पार्ट नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कहता है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन जो है इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड है। देखिए जी, हमारा जो पहला लेक्चर था इंडक्टिव रीजनिंग के मतलब था, तो हमने कहा था कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम ना लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे फैसला कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो देखिए क्या कहता है पार्ट नंबर 1, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट इज प्रूवन बाई अ थ्योरम बेस्ड ऑन जर्नल प्रिंसिपल। तो ये पार्ट नंबर ए आएगा, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद पार्ट नंबर 2 पार्ट है, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें से कौन से सेंटेंसेस जो हैं डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले नंबर पे वो कह रहा है जर्नल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, तीसरा है बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेट आर एक्यूरेट, चौथा है ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स। तो डिडक्टिव रीजनिंग में हमने कहा था कि हम टू ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स, ये डी वाला आ जाएगा इसका ना, पार्ट नंबर 2 का डी वाला आ जाएगा। पार्ट नंबर 1 का ए वाला आ गया, पार्ट नंबर 2 का डी वाला। आगे पार्ट नंबर 3, आगे कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला कहता है दी सेट ऑफ इंटीजर इज फाइनाइट, भाई सेट ऑफ इंटीजर फाइनाइट नहीं होता, ये ट्रू नहीं है। दूसरा कहता है दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री, कहता है कोई भी 4 साइडेड फिगर है, कोई भी कहता है 4 साइडेड फिगर है, उसके अंदर एंगल्स का जो सम है वो कहता है 180 डिग्री होता है। भाई 180 डिग्री नहीं होता, भाई 360 डिग्री होता है, लिहाजा इसकी ये स्टेटमेंट भी गलत है। आगे कहता है 22/7 जो है, वैसे मुझे बताओ 22/7 क्या है, रैशनल नंबर क्या है, क्योंकि ये बटे की शक्ल में है, P/Q फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। तो अगर वो कहे कि ये रैशनल नंबर है फिर उसकी बात दुरुस्त, अगर कहे कि ये रैशनल नंबर को नहीं बिलोंग करता फिर उसकी बात गलत, और अगर कहे कि ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इरैशनल नंबर को, गलत। अगर कहे कि ये बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ इरैशनल नंबर को तो फिर इसकी बात ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। उसने कहा यही पूछा था कि इनमें से कौन सा दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। डी भी पढ़ लेते हैं, ऑल आइसोसेल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, कहता है सारी आइसोसेल ट्राइंगल इक्विलेटरल होते हैं, कोई भी आइसोसेल ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं होती। आइसोसेल ट्राइंगल जो होती है उसमें सिर्फ 2 साइडें बराबर होती है, सारी नहीं बराबर होती। पार्ट नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इज बेस्ट, बेहतरीन है टू रिप्रेजेंट द निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन लेना हो ना, तो जैसे आप टेंसेस में किसी भी सिंपल टेंस को नेगेटिव नहीं बना देते,
इसी तरह नेगेशन भी क्या करता है, किसी भी सिंपल टेंस को नेगेटिव बना देना है। क्या है सेंटेंस, द स्टोव इज बर्निंग, चूल्हा जल रहा है, तो इसको नेगेशन बनाएंगे तो कहेंगे चूल्हा नहीं जल रहा, द स्टोव इज नॉट बर्निंग, चूल्हा नहीं जल रहा। ये ए जो है यही दुरुस्त है। पार्ट नंबर 4 का आ जाएगा ए। इसका कौन सा आया था, 3 का से। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। ये देखें जी, कंजंक्शन को ऐसे शो करते हैं, दो स्टेटमेंट का जो कंजंक्शन है, स्टेटमेंट है पी और क्यू, उनका इज ट्रू। ये ट्रू कब होगा, ये पी है ये क्यू है, पी एंड क्यू ट्रू कब होगा, कब होगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी फिर ये ट्रू होगा। ये कौन सा आएगा, बी वाला आ जाएगा। इसका कौन सा आंसर आएगा, बी वाला। बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। उसके बाद कहता है अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली। एक कंडीशनल जो है वो फॉल्स समझा जाता है। कब फॉल्स समझा जाता है, पहले देखो कंडीशनल क्या होता है। देखें, एक स्टेटमेंट आपके पास पी है, एक क्यू है, ये पी इम्प्लाइज जो है ये कंडीशनल है। यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू में पी जो होता है ना, पी, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और क्यू जो होता है इसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब ये इम्प्लीकेशन फॉल्स कब होता है, जब एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, तो फिर ये फॉल्स होता है, अदरवाइज इसने ट्रू ही रहना है। दोबारा सुने, उसने कहा इम्प्लीकेशन फॉल्स कब होता है, तो आपने कहना जब एंटीसीडेंट ट्रू और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो फिर इम्प्लीकेशन जो है वो फॉल्स होता है। यही पूछा है उसने, चेक कर लें। तो पार्ट नंबर 6 में एंटीसीडेंट ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 7 में कहता है कि कॉन्ट्रापोजिटिव मालूम करें जी। पार्ट नंबर 7, क्यू इम्प्लाइज पी, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव मालूम करें। हो जाता है जी अभी। कॉन्ट्रापोजिटिव में दो काम करने हैं, दोनों का नेगेशन ले लें। आप अपने जहन में नेगेशन लें क्यू का तो वो आएगा नेगेशन क्यू, पी का लेंगे तो आएगा नेगेशन पी। नेगेशन ले लिया अपने जहन में और साथ ही नेगेशन लेके जगह बदल दें। लें जी नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, नेगेशन भी ले ली और जगह भी बदल ली। ये वाला चीज़ कॉन्ट्रापोजिटिव है। ये कौन सा ऑप्शन है जी, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, ये ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद कहता है द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर दैन 2, वो वाली स्टेटमेंट जिसमें हर इंटीजर ग्रेटर दैन 2 होता है, इज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर। ये सम ऑफ टू प्राइम नंबर है, इसको क्या कहते हैं, ये स्टूडेंट हमने पढ़ा था, ये कंजक्चर है। क्या है, कंजक्चर है, ये हमने पढ़ा था। अगर आप देखें पेज नंबर जो है 155, यहाँ पे कंजक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। इसकी स्टेटमेंट थी गोल्ड बाच स्टेटमेंट, गोल्ड बाच कंजक्चर, ये वाली स्टेटमेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या है, ये कंजक्चर है। पार्ट नंबर 8 का कंजक्चर। उसके बाद पार्ट नंबर 9, द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है बिटवीन एनी 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान। ये क्या चीज़ है, चारों ऑप्शन में ये एक्सियम है जी। पार्ट नंबर 9 एक्सियम है ये। अब एक्सियम कहाँ से पता चला, आए जरा, पेज नंबर है मेरे पास 156, तो पेज नंबर 156 में एक्सियम की डेफिनेशन, और उसके बाद नीचे दूसरी एग्जांपल है स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 एनी पॉइंट्स, ये एक्सियम है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा बना, सी वाला बन गया। आगे 10 वाला देखें, द स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कहता है कि एक ट्राइंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, इसके अंदर एंगल ए है, इसके अंदर एंगल बी है, इसके अंदर एंगल सी है।
तीनों एंगल का सम जो है ये 180 डिग्री होता है। ये एक थ्योरम होता है भाई, थ्योरम में साबित भी करेंगे। ये जब हम आएंगे ना क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो ये चीज़ थ्योरम के तौर पे हम साबित करेंगे। अभी एमसीक्यूज के तौर पे ले द स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। स्टेटमेंट जिसमें किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल अंदर वाले इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री और इसको क्या कहते हैं, इसको हम थ्योरम कहते हैं। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थ्योरम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है बुक पे आए, क्या कहता है हमसे, कहता है राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। 4 कंडीशनल दिए गए हैं। ये जो अलामत है ना ये वाली इम्प्लाइज की, इसे कंडीशनल भी बोलते हैं और इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। इसी की बुनियाद पे उसने इसको कंडीशनल कहा है। कन्वर्स में आपने क्या करना है, सिंपल इनकी जगह बदलनी है। लो जी, इनकी जगह बदल दी है आपने, इनकी भी जगह बदल दें, इनकी भी जगह बदल दें, इनकी भी आप जगह बदल दें। कन्वर्स में आपने जगह बदल दी है। अब इनवर्स, इसका इनवर्स लेना है। इनवर्स में आप ना जैसे अल्फाज मुतजाद नहीं होते, नफ़ी का उलट जमा और जमा का उलट नफ़ी होता है, इसी तरह यहाँ पे इन्वर्स लेना। नेगेशन है तो नेगेशन का फिर नेगेशन लेंगे तो नेगेशन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे पी आ जाएगा और क्यू का नेगेशन जो है ये नेगेशन क्यू आ जाएगा। यहाँ पे नेगेशन क्यू आएगा और आगे नेगेशन पी आएगा। यहाँ पे नेगेशन ख़त्म हो जाएगा, नेगेशन का नेगेशन जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू। यहाँ भी नेगेशन लेंगे तो ये सादा क्यू आ जाएगा और यहाँ भी नेगेशन लेंगे तो सादा पी आ जाएगा। अब आगे कंट्रापोजिटिव में क्या करना है, कन्वर्स भी करना और इन्वर्स दोनों को कंबाइन करके कंट्रापोजिटिव लिखेंगे। देखें इसका इन्वर्स, ये पी नेगेटिव पी का इन्वर्स पॉजिटिव पी होगा, यानी कि पी आएगा। ये देखें इसका पी आएगा और उसका नेगेशन क्यू आएगा। इन्वर्स ले लिया, अब इसका कन्वर्स भी लेना है तो क्या करेंगे, माइनस क्यू इम्प्लाइज पी। देखें इन दोनों का इन्वर्स लेके जगह बदली है तो ये देखें माइनस क्यू और पी है, जगह भी बदल गई, माइनस क्यू पहले नंबर पे। इसमें भी दोनों की जगह बदले, ले जी जगह बदली है, पी इम्प्लाइज क्यू की है। साथ इनका नेगेटिव भी ले लें, ये नेगेशन ले लिया है। इनकी भी आप जगह बदलें, इनकी भी आप जगह बदलें, क्यू और पी की जगह बदल दी है। और साथ आप देखें इनका निगेशन भी ले लिया, क्यू का निगेशन, क्यू का निगेशन सादा क्यू आएगा, निगेशन पी का निगेशन सादा पी आएगा। यहाँ भी आराम से देखें इनका निगेशन जब लेंगे तो सादा पी और सादा क्यू आ जाएगा। निगेशन हो गया, इन्वर्स हो गया, और साथ कन्वर्स भी ले लें, जगह बदल लें, ये आ जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसमें कहता है कि राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे दिए गए पार्ट्स हैं 3, इनके ट्रूथ टेबल लिखे। पार्ट नंबर 1 मैंने लिखा है, पार्ट नंबर 2 लिखा है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम करते हैं। पहले पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें निगेशन पी आर क्यू, आर का मतलब है डिसजंक्शन, आर निगेशन क्यू। तो बनाते हैं जी, पहले पी और क्यू है, एक टेबल बनाएंगे, इसमें पी है क्यू है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर देखें पी आर क्यू, उसके बाद ये चीज़ देखें आप निगेशन पी आर क्यू, उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर देखें निगेशन क्यू, और सब के बाद ये सारा निगेशन पी आर क्यू आर निगेशन क्यू। इस तरह से ये टेबल मुकम्मल हो जाना हमारा। अब देखें स्टूडेंट्स पी और क्यू के लिए लिखना है हमने, पी और क्यू दोनों ट्रू भी हो सकते हैं और पी और क्यू दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं। दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स दूसरा
ट्रू हो सकता है। सबसे पहले तो पी और क्यू के बारे में आपने देखना है। पी भी कोई एक स्टेटमेंट है और क्यू भी कोई एक स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट एक वक्त में ट्रू हो सकती हैं, एक वक्त में दोनों फॉल्स हो सकती हैं। एक वक्त में पहली ट्रू या दूसरी फॉल्स हो सकती है, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब जो पहला है पी आर क्यू, ये हमने एक कंपोजिशन बनानी है, प्रोपोजिशन बनानी है। तो पी और क्यू को मिला के एक नई स्टेटमेंट बनानी है। तो पी डिसजंक्शन क्यू ट्रू कब होता है? जब दोनों में से एक ट्रू हो ना, तो फिर ये ट्रू होता है। देखें, दोनों में से यहाँ तो दोनों ट्रू हैं, तो फिर भी ट्रू। दोनों में से कोई एक ट्रू है तो फिर ट्रू। इन दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होता है। अब इसका निगेशन ले लो। ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब क्यू और क्यू ना, ये देखिए, क्यू का निगेशन लेना, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब आपने क्या करना है, ये दोनों, इन दोनों का डिसजंक्शन लेना है आर। इन दोनों में से कोई एक ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। अब दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स लिखेंगे। दोनों में से एक ट्रू हुआ तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा। दोनों में से कोई एक ट्रू, क्या दोनों ही ट्रू हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। बेसिक डेफिनेशन आपको याद करनी है पी आर क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू की। अब इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे पी लिखेंगे, फिर क्यू लिखेंगे, फिर निगेशन क्यू लिखेंगे, फिर निगेशन पी लिखेंगे, फिर इनका डिसजंक्शन करेंगे और फिर इसका दोबारा निगेशन लेंगे। इस तरह से ये हमारा टेबल कवर होना है। ये ज़रा ध्यान से देख लें, दोबारा देख लें। पी और क्यू बेसिक स्टेटमेंट है, पी और क्यू लिखा, आगे निगेशन क्यू लिख दिया, निगेशन पी लिख दिया, निगेशन क्यू और निगेशन पी का डिसजंक्शन फंक्शन लिख दिया, और फिर सारे डिसजंक्शन फंक्शन का फिर निगेशन लिख दिया। ये आपने इसको इसकी तरफ देख के ना, तो फिर ही आप इसको लिखेंगे। अब आगे मज़ीद इसको मुकम्मल करने की तरफ हम जा रहे हैं। पी और क्यू के बारे में लिखे। पी और क्यू एक वक्त में दोनों ट्रू भी हो सकती हैं, एक वक्त में दोनों फॉल्स भी हो सकती हैं। पी और क्यू पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो सकती है, पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू हो सकती है। अब इसका क्यू का निगेशन लें, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब पी का निगेशन, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब क्यू और पी जो निगेशन है, इनका डिसजंक्शन लें। इन दोनों में से देखें कोई ट्रू है, नहीं, तो ये फॉल्स होगा। इन दोनों में से कोई ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। इन दोनों में से ट्रू है, हो जाएगा ट्रू। इन दोनों में से ट्रू है कोई, है, ट्रू हो जाएगा। अब क्या है, ये वाली चीज़ का फिर आप नॉट ऑपरेशन या निगेशन ले लें। फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। यहाँ पे देखिए पी डिसजंक्शन क्यू, पी आर क्यू, आगे बाई कंडीशनल पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का मतलब है पी कंजंक्शन क्यू। तो पहले तो हम टेबल मुकम्मल करेंगे ना। पी क्यू इसमें इस्तेमाल हो रहा है, पी और क्यू लिख लिया। पी और क्यू का यहाँ पे करेंगे डिसजंक्शन, और फिर पी और क्यू का यहाँ पे करेंगे कंजंक्शन, और उसके बाद इन दोनों का बाई कंडीशन करेंगे। पी आर क्यू बाई कंडीशनल है इसके साथ पी एंड क्यू के साथ। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे पी आर क्यू, ये हमने पढ़ा था कि डिसजंक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पी और क्यू को मिला के हासिल होती है। ये डिसजंक्शन ट्रू कब होता है? जब पी और क्यू में से कोई एक ट्रू हो। दोनों में से कोई एक ट्रू है ना, ट्रू हो जाएगा। दोनों में से ट्रू है एक, हाँ, यहाँ पे दोनों में से कोई एक ट्रू है ना, है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे कोई नहीं ना ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाएगी। अब P एंड Q, P कंजंक्शन Q, ये ट्रू कब होगी?
जब दोनों ट्रू होंगे ना तो फिर ट्रू होगी। ये दोनों ट्रू हैं, नहीं तो फॉल्स। ये दोनों ट्रू हैं, नहीं तो फॉल्स होगी। ये दोनों ट्रू हैं, नहीं तो फॉल्स। उसके बाद इन दोनों का बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल ट्रू कब होता है? दो कंडीशनों वाला। जब दोनों ट्रू हों फिर भी ये ट्रू होता है, जब दोनों फॉल्स हो तो फिर भी ये क्या होता है? ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। अब हम एग्जांपल नंबर 5 की तरफ जाएंगे जो पेज नंबर 152 पे है। ब्रैकेट के अंदर देखें P इंप्लाइज Q एंड P, ये मालूम करेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा आगे इंप्लाइज Q लगा दिया है। अगर ये पूछेगा तो यहाँ तक हो जाएगा, अगर साथ ये पूछेगा तो यहाँ तक हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर देखिए पहले क्या है जी? P इंप्लाइज Q, उसके बाद ये वाली चीज है P इंप्लाइज Q एंड P, उसके बाद ये चीज है P इंप्लाइज Q एंड P इंप्लाइज, सारे का इंप्लाइज Q। स्टूडेंट याद रहे कि P इंप्लाइज Q, यहाँ पे P जो है ये एंटीसीडेंट होता है और Q कॉन्सिक्वेंट होता है। P इंप्लाइज Q जो है ये फॉल्स कब होता है? जब एंटीसीडेंट ट्रू और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो फिर P इंप्लाइज Q जो है ये क्या होता है? फिर फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। अब आए जी इसकी तरफ, ये वाली शर्त देखें, P ट्रू और Q फॉल्स होगा तो फिर ये इसने फॉल्स होना है। हमने पढ़ा था कि इम्प्लीकेशन फॉल्स कब होता है? जब एंटीसीडेंट ट्रू और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो फिर ये फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या होता है? ट्रू। अब देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट यानी कि पहली रकम P ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो ये इसका इम्प्लीकेशन फॉल्स आ जाएगा। बाकी यहाँ भी ये कंडीशन नहीं हो रही कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो हम फॉल्स लिख देते। यहाँ भी पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स नहीं है, लिहाजा हम यहाँ फॉल्स नहीं लिख सकते। यहाँ भी पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स नहीं है, लिहाजा हम फॉल्स नहीं लिख सकते, ट्रू ही लिखेंगे। आगे स्टूडेंट इसका P के साथ एंड करवा दें, एंड कंजंक्शन यहाँ पे ट्रू लिखूंगा क्योंकि P इंप्लाइज Q और P दोनों ट्रू हैं इसलिए ट्रू। अब यहाँ पे ये दोनों ट्रू नहीं है लिहाजा F आएगा, ये दोनों ट्रू नहीं है लिहाजा F आएगा, ये दोनों ट्रू नहीं है लिहाजा F आएगा। अब इसका Q के साथ इंप्लीकेशन करना है, यानी कि ये वाली जो चीज है बतौर एंटीसीडेंट यूज होगी और ये बतौर कॉन्सिक्वेंट यूज होगी। तो हमने पढ़ा है कि इंप्लीकेशन फॉल्स कब होता है? जब एंटीसीडेंट ट्रू और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो। अब देखें ये एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स नहीं है तो लिहाजा ये फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। ये एंटीसीडेंट ट्रू होना चाहिए था, यहाँ पे फॉल्स लिखने के लिए जो कंडीशन है कि एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, तो यहाँ पे फॉल्स लिखने की कंडीशन ये पूरी नहीं हो रही, लिहाजा यहाँ भी ट्रू आ जाएगा। यहाँ भी एंटीसीडेंट ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है। ये देखें ना, ये वाली जो चीज़ है डेफिनेशन इंप्लीकेशन फॉल्स कब होती है? जब पहली रकम ट्रू और दूसरी फॉल्स हो। यहाँ पे भी देखें पहली रकम ट्रू और दूसरी फॉल्स नहीं ना ये वाली, लिहाजा ये फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। यहाँ भी पहली रकम ट्रू और दूसरी फॉल्स है, लेकिन यहाँ पहली ट्रू नहीं है तो लिहाजा यहाँ फॉल्स नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बुक पे आए, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, और इसका प्रूफ जो है इसके बारे में फ़र्क बताना है। 2 एग्जाम्पलें पूछता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट आम स्टेटमेंट होती है, जैसे ये आम स्टेटमेंट है 3 + 4 = 8, ये गलत है। 10 + 2 = 12, ये सही है। कोई आम स्टेटमेंट मैथ की जो दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी, लेकिन एक टाइम में दोनों नहीं हो सकती। एक टाइम में बंदा कहे कि गलत भी है दुरुस्त भी, ऐसा नहीं होता। पढ़े, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन, एक जुमला होता है विच में भी ट्रू, जो ट्रू हो सकता है, और फॉल्स या फॉल्स हो सकता है, बट नॉट बोथ, लेकिन बोथ नहीं होता। ये मैंने 2 एग्जाम्पलें दी है। मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है? अ मैथमेटिकल प्रूफ इज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये दलाइल होते हैं अपनी किसी भी बात को साबित करने के लिए। इंसान के पास जो दलाइल का मजमूआ होता है ना,
वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है। दैट डेमोन्स्ट्रेट जो जाहिर करता है द ट्रूथ ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट के ट्रूथ को। अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल मैंने दी है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल का सम 180 डिग्री है, इसको हम मैथमेटिकली जो है वो प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड अ थ्योरम। थ्योरम और एक्सियम के दरमियान फ़र्क, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। हर एक की एग्जांपल देनी है। स्टूडेंट ये एक्सियम भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, थ्योरम भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्सियम जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको बगैर सबूत के जो है ना वो दुरुस्त माना गया होता है, ठीक है। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक एक्सियम मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, जिसके दुरुस्त होने के बारे में हमारा यकीन होता है, विदाउट एनी एविडेंस, बगैर गवाही सबूत शवाहद के साथ, और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, या बगैर किसी सबूत के साथ। एग्जाम्पल ये हमने पढ़ा पहले भी, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट में से सिर्फ एक ही, ऐसे एक पॉइंट ए लगाया हो और एक पॉइंट बी लगाया हो, तो इसमें से एक वक्त में एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। ये आपके पास एक एक्सियम है। आगे थ्योरम जो होता है, थ्योरम को ना स्टूडेंट से प्रूव करना पड़ता है। तो जब हम किसी चीज़ को साबित करेंगे तो उस सब्जेक्ट के बारे में, अब ज्योमेट्री के थ्योरम है तो इसको प्रूव करते हुए ज्योमेट्री का प्रीवियस नॉलेज भी काम आएगा, मैथ का प्रीवियस नॉलेज भी काम आएगा, उनकी बुनियाद भी हम प्रूव करते हैं। A theorem is a mathematical statement, एक थ्योरम मैथमेटिकल स्टेटमेंट है that has been proved, जो साबित हो चुकी होती है, ट्रू दुरुस्त साबित हो चुकी होती है। इनकी बुनियाद क्या होती है दुरुस्त साबित होने की? बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, जो पहले से मालूम हकायक है उनकी बुनियाद पर। इस थ्योरम की एक एग्जांपल, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ए है तो यहाँ पे एंगल ए बनेगा, ये इसकी बी है तो यहाँ पे एंगल बी बनेगा, ये सी है तो यहाँ पे एंगल सी, तो ए बी सी का सम कितना है? 180 डिग्री। ये थ्योरम है, ये हम प्रूव इसी चैप्टर में करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। पहले बुक से स्टेटमेंट पढ़ें, क्या कहता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है इन मैथमेटिकल प्रूफ्स में। गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपने देनी है, टू इलस्ट्रेट योर आंसर, अपने आंसर को, अपने पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए। तो स्टूडेंट्स लॉजिकल रीजनिंग जो है ना मैथ के अंदर ऐसे है जैसे किसी भी बॉडी के अंदर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी जो है वो होती है। आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी के बगैर जो है वो कोई भी इंसान स्टेबल नहीं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह जो लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ से ये निकाल दो तो मैथ जो है उसकी बुनियादें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मैंने आंसर लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की अहमियत इन मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ के अंदर लॉजिकल रीजनिंग इज़ द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है ऑफ द मैथमेटिक्स की। इट हेल्प्स, ये मदद करती है अस हमारी, टू मूव, कि हम मूव करें, कोई भी सवाल हल करते हैं तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मूव करते हैं, फिर तीसरे, फ्राम नाउन फैक्ट्स, जो मालूम हकायक हैं उनसे मूव करते हुए, टू न्यू कंक्लूजन, नए नताइज निकालें, विद क्लियर वाज़े, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, मरहलावार स्टेप बाय स्टेप सोच के ज़रिए। नाउन फैक्ट्स कौन थे? एक्सियम है या प्रीवियस थ्योरम है, इनकी मदद से हम नए थ्योरम भी बना लें। विदाउट लॉजिक, लॉजिक के बगैर मैथमेटिकल रिजल्ट, मैथ के जो रिजल्ट हैं कुड भी इनकरेक्ट, दुरुस्त नहीं होंगे, और या फिर अनरिलायबल, यानी कि उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, गैर यकीनी, गैर भरोसामंद होंगे। लॉजिक के बगैर मैथमेटिकल रिजल्ट या तो गलत होंगे या फिर भरोसे वाले नहीं होंगे। यूजिंग लॉजिक इंश्योर्स डैट, लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ें यकीनी हो जाती हैं। क्या? द प्रूफ इज़ वैलिड, प्रूफ जो भी होता है वो दुरुस्त होता है, एंड अप्लाई, वो प्रूफ इस्तेमाल हो सकता है आगे, टू ऑल केसेस, हर केस के लिए, नॉट जस्ट फॉर वन एग्जाम्पल, किसी एक एग्जाम्पल के लिए नहीं। मसलन इसको देखें, ये है ना, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल मैं पहले समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखें,
टू प्रूव दैट, इसके हक में एग्जांपल दे रहा हूँ पॉइंट 1 के, टू प्रूव दैट साबित करने के लिए द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर, दो ऑड नंबर का जो सम है वो इवन नंबर आता है। अब देखें यहाँ पे हमने दो ऑड नंबर ले लिए हैं, उनको हल करने के बाद एक नतीजा निकाल लिया है कि जो दो ऑड नंबर का सम है वो हमेशा इवन आएगा। तो इसलिए उसने कहा द प्रूफ इज वैलिड, प्रूफ दुरुस्त होता है, एंड अप्लाई, उस प्रूफ को इस्तेमाल कर सकते हैं टू ऑल केसेस, एक केस के लिए नहीं सब केसेस के लिए, कह रहा नॉट जस्ट फॉर वन एग्जांपल, एक के लिए। ईच स्टेप, हर स्टेप जो होता है, यानी कि एक स्टेप के बाद मैथ सवाल का दूसरा स्टेप होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, हर मरहला जो होता है इज बेस्ड ऑन अ रूल, उसकी बुनियाद एक मैथ के रूल पर होती है, नॉट ऑन गैस वर्क, अंदाजे से किया गया काम नहीं होता। इसीलिए हम बच्चों को बताते हैं ना, तो ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये इक्वल लगा के फिर आगे चलाते हैं, फिर इक्वल, कोई ना कोई रूल हर स्टेप में लग रहा होता है। तीसरा पॉइंट, वी कैन बिल्ड फर्दर थ्योरम्स, हम मजीद थ्योरम जो हैं वो तैयार कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, एतमाद के साथ, ऑन द टॉप ऑफ द प्रूवन वन, जो पहले से प्रूव किए गए हैं उनसे ऊपर के भी थ्योरम जो है वो हम एतमाद के साथ लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए तैयार कर सकते हैं। अब उसने आगे दूसरे हिस्से में एग्जाम्पल पूछी है, टू प्रूव डैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, साबित करना है कि दो ऑड नंबर का सम क्या है, इवन। तो वैसे मैं आपको बताऊं, जो ऑड नंबर जो होते हैं, आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर जो है वो ये होता है +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। इसकी डेफिनेशन और भी हो सकती है, ये वाली x = 2k + 1 और k बिलोंग टू z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, ये डेफिनेशन है इसकी। अब z वाले इसमें पुट करते जाओगे ना तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। z वाले है क्या, z वाले आपको पता सेट ऑफ इंटीजर होता है 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, अब k की जगह आप पुट करते जाओ, पहले ना k की जगह पे 0 पुट करो क्योंकि पहला इंटीजर 0 है। x = k की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, 2 0 बार 0 0 में एक जमा किया तो 1। k की जगह पे आप -1 ऐड करो तो ये आ जाएगा -2 + 1 -1 आ जाएगा। k की जगह पे +1 करो तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा। k की जगह पे 2 करो तो ये आ जाएगा 4 + 1 5। k की जगह पे आप -2 करो तो ये आ जाएगा -4 + 1 यानी कि -3। आप गौर करो भाई, ये इंटीजर पुट करते गए 0 -1 2 2 -2, तो ये 1 और -1, ये पहला ऑड नंबर +-1 के साथ आ गया, आगे +3 और -3 भी आ गया, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो आ जाएगा। ये है आपके पास ऑड नंबर की डेफिनेशन, आपने याद रखनी है। x = 2k + 1 वेयर k बिलोंग टू z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, ये आपने पक्का याद कर लेना है, आगे एक्सरसाइज में भी ये डेफिनेशन यूज होनी है। अब इसी डेफिनेशन की मदद से कहता है कि लेट टू ऑड नंबर्स, एक है, एक देखना ये इसमें 1 ऐड कर दिया तो ऑड बन जाता है, 2m + 1 और 2n + 1, यानी इसी शक्ल के है ना, 2k + 1 की शक्ल के दो ऑड नंबर हैं, और यहाँ पे k z को बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे m और n z को बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या करना है, इनका सम ऑफ टू ऑड नंबर लेना है। तो लेकिन सम ऑफ टू ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर 2m + 1 है, प्लस करके 2n + 1 किया, ब्रैकेट खत्म कर दें, 2m + 1 + 2n + 1 आ जाएगा, 2m के बाद 2n 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ से सारा 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आना इस बात का सबूत है कि ये जो सम है 2 पे डिवाइड हो जाता है। सिंस 2 × m + 1 n + 1 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 यहाँ पे फैक्टर आ रहा है तो इसको इजीली डिवाइड कर सके 2 पे। सो इट इज़ इवन, यानी कि सम जो है ये इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि ये वाला सम जो है ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है। तो इवन नंबर की यही डेफिनेशन है कि सारे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं वो क्या है, इवन नंबर। अच्छा, ये लॉजिकल रीजनिंग जो है इंश्योर, यकीनी बनाती है द रिजल्ट होल्ड, कि ये जो वाला रिजल्ट आया है कौन सा, कि 2 ऑड नंबर का सम इवन नंबर है, ये वाला रिजल्ट जो है होल्ड फॉर ये सारे ऑड नंबर के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस केस के लिए है, नॉट जस्ट फॉर स्पेसिफिक केसेस, स्पेसिफिक केसेस के लिए नहीं है, सब के लिए है।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 बुक खोलें, पेज नंबर 159। इंडिकेट जाहिर करें वेदर आया कि इट इज़ एन एक्सियम, ये एक एक्सियम है, कंजक्चर है, आर थ्योरम या फिर थ्योरम है, एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और एक्सप्लेन करना है आपके जहन में जो भी वजूहात हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले में कहता है देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया, इंडिकेट वेदर इज एन एक्सियम, कंजेक्चर आर थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब ये वाला जो पहला पार्ट है ना, ये एक्सियम है। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था ना, थ्योरी पढ़ाई थी, पेज नंबर 156 पे आए, यहाँ पे एक्सियम की डेफिनेशन है, उसके नीचे एग्जाम्पल्स में दूसरी एग्जाम्पल जो है यूक्लिड एक्सियम, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से पता चला कि ये एक्सियम है, इट इज एन एक्सियम। रीजनिंग क्या है? दिस इज अ बेसिक रूल, ये बुनियादी असूल है या फंडामेंटल का मतलब बुनियादी है, फंडामेंटल ट्रूथ बुनियादी सच्चाई है, डैट इज कौन सी? ये वाली स्टेटमेंट, डैट इज एक्सेप्टेड जिसको कबूल किया गया है, विदाउट प्रूफ के बगैर, इन ज्योमेट्री में। इट कम्स फ्राम, ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है? फ्राम यूक्लिड्स फर्स्ट पास्टुलेट्स, यूक्लिड्स का पहला मफरूज है। यूक्लिड कहते हैं अक्लीदस को, यूनानी फिलासफर अक्लीदस ज्योमेट्री का भी माहिर था। यूनानी दौर ज़्यादातर जो है वो नज़रियाती दौर था, ख्यालाती दौर था। ये लोग जो थे एक्सपेरिमेंट पे कोई ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे और अपने मफरूज़ों पे ही बात करते थे। यही वजह है कि साइंस का जो यूनानी दौर है वो खातर तरक्की नहीं कर सका। तो ये यूक्लिड्स का फर्स्ट पास्टुलेट है, अक्लीदस का पहला मफरूज़ है। इट इज़ शोन इन फिगर में बताते हैं। अब आप देखें, आपके पास हैं जी 2 पॉइंट, ए का नाम ए है और ए का नाम बी है। आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जो एक ही वक्त में दोनों पॉइंट में से गुजरे। आप देखें, इधर से जब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूं तो हो जाती है। इसके अलावा अगर इधर से करना चाहूं तो एक पॉइंट कवर होगा, इधर से करना चाहूं तो एक पॉइंट कवर होगा। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि एक टाइम में 2 पॉइंट में से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जो है वो पास कर सकती है। इतनी ही ऑब्जर्वेशन काफ़ी है इसको दुरुस्त मानने के लिए, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सियम की जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको प्रूव किए बगैर हम दुरुस्त मान लेते हैं, जिनके प्रूफ के लिए कोई रिक्वायरमेंट हमें की नीड नहीं होती। तो देखें, इट इज़ क्लियर फ्राम द फिगर, ये जो वाली जो फिगर है, वी कैन नॉट पास मोर देन वन स्ट्रेट लाइन। इन दोनों पॉइंट में से एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन हम पास नहीं कर सकते थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, विच इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारी आम सी ऑब्जर्वेशन है, आप सबकी भी ऑब्जर्वेशन है। देयर इज़ नो नीड, ज़रूरत नहीं है टू प्रूव इट, इसको प्रूव करने की मैथमेटिकली हिसाबी तरीके। यानी कि ये जो एक्सियम होता है इसको प्रूव किए बगैर ही हम मान लेते हैं, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे ही हमने इसको मान लिया है। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है एवरी इवन नंबर, हर इवन नंबर होता है जो 2 पे पूरा तकसीम हो जाता है, ग्रेटर दैन 2, इवन नंबर जो 2 से बड़े हैं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल में जो इवन नंबर दिए हैं ना वो 2 से बड़े हैं, 4 लिया है, 6 लिया है, 8, 10 और 12। एवरी इवन नंबर, हर इवन नंबर ग्रेटर दैन 2 जो 2 से बड़ा है, कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है एज दी सम का मतलब है प्लस या मजमूए के तौर पर, ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर्स के सम के तौर पर। अब ये चीज़ क्या है, ये हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स पेज नंबर 155 पे। तो ये चीज़ जो है ये कंजक्चर है, और हमने कहा था ये गोल्डबाच कंजक्चर है। गोल्डबाच एक साइंसदान था, मैथमेटिशियन था, 18th सेंचुरी का, जर्मन का रहने वाला था। उसने ये कंजक्चर या स्टेटमेंट दी थी। तो वहाँ से हमें पता चला दिस इज़ नोन एज गोल्डबाच कंजक्चर। अब ये जो कंजक्चर होती है ना, ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है
जिसको ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर दुरुस्त माना जाता है, लेकिन इनका प्रूव जो है वो नहीं किया जा सका अभी तक। आल्दो इसकी रीजनिंग, अगरचे इट हैज़ बीन चेक्ड, इसको चेक किया गया फॉर वेरी लार्ज नंबर्स, बहुत बड़े नंबर्स के लिए, इवन नंबर्स के लिए, एंड फाउंड टू बी ट्रू, और इसको दुरुस्त पाया गया। क्या दुरुस्त पाया गया कि जितने भी बड़े या छोटे इवन नंबर्स हैं उनका सम जो है वो 2 प्राइम नंबर्स ही आते हैं। ये हर एक के लिए चेक कर करके उसने देखा। फाउंड टू बी ट्रू, ये दुरुस्त साबित हुआ, पाया गया। इन ऑल टेस्टेड, जितने भी टेस्टेड केसेस थे सब में, नो वन, कोई एक बंदा भी हैज़ बिन एबल, कोई भी एक बंदा इस काबिल नहीं हुआ कि टू प्रूव इट, इस कंजेक्चर को प्रूव कर सके, और डिसप्रूव इट, या इसको गैर साबित कर सके, या इसके खिलाफ कोई बात कर सके, फॉर ऑल इवन नंबर, तमाम इवन नंबर्स के लिए। यहाँ पे एक मैंने ऑब्जर्वेशन दी है, फॉर एग्जांपल सम ऑब्जर्वेशन है, ये 4 देखे 2 से बड़ा इवन नंबर है, 2 से बड़ा ना। अब इसके 2 टुकड़े किए, 2 जमा 2, 2 भी प्राइम नंबर है, और आगे 2 भी प्राइम नंबर के सम के तौर पर लिख दिया। 6, इसको भी 3 + 2, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी, इसको भी लिख दिया। इसको 3 + 2 नहीं करते, 3 + 3 करते हैं। आगे 8 है, इसको लिख दिया 3 + 5, अब 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर, इधर 3 भी प्राइम नंबर और दोबारा 3 भी प्राइम नंबर। 10 = 5 + 5, 5 भी प्राइम नंबर, ये भी 5 प्राइम नंबर। इसको आप 10 को 3 + 7 में लिख लें, 3 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर। 12 है, इसको आप 5 + 7, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी। तो ये जितने भी इवन नंबर लिए हैं 4, 6, 8, 10, 12, ये 2 से बड़े हैं और इनको हमने प्राइम नंबर्स के सम के तौर पर लिख दिया। ये हमारी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ तो नहीं है। फ्रॉम ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, इन तमाम ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर या इनकी मदद से, इट इज़ बिलीव टू बी ट्रू, ये सारा कंजक्चर जो है ये दुरुस्त दिखाई देता है। लेकिन कंजक्चर क्या है, बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड, लेकिन अभी तक इसे प्रूव नहीं किया जा सका। ये स्टेटमेंट पार्ट नंबर 3 में, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट, एक ट्राइंगल है ना आपके पास इस तरह की, ABC, यहाँ पे एंगल बनेगा A, यहाँ पे एंगल बनेगा B, यहाँ पे एंगल बनेगा C। कहता तीनों को जमा करें तो 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट, ये थ्योरम है, ये आगे क्वेश्चन एक आएगा उसमें हम प्रूव करेंगे। यही चीज़ें वहाँ पे जो है हम फिज़िकली या प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। पढ़ते हैं। दिस इज़ अ थ्योरम, दिस इज़ अ प्रूवन रिजल्ट, ये प्रूव किया हुआ साबित शुदा रिजल्ट है इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, अकलीदस की जो ज्योमेट्री थी उसके अंदर। इट कैन बी शोन, इसको प्रूव किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। दिखाएंगे कब, आगे एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। जब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 15 तो वहाँ पे ये चीज़ें शो करके दिखाई जाएगी। इट कैन बी शोन, ये दिखाया जा सकता है, इसको साबित करके दिखाया जा यूजिंग एक्सियम्स की मदद से। एक्सियम कौन से, स्पेशली खास तौर पर पैरेलल पोस्टुलेट्स, 2 पैरेलल लाइन हम ड्रा करेंगे, फिर उनके ऊपर एक और लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, और उस वहाँ से हम अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट लेके आएंगे। फिर कुछ पहले से जो हमें मालूम होंगे थ्योरम कि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं वो यूज़ करेंगे। ये क्या चीज़ है, पैरेलल पोस्टुलेट, यूक्लिड्स 5th एक्सियम है, इसकी मदद से, एंड लॉजिकल रीजनिंग की मदद से, यानी कि और दलाइल जो हम पहले से जानते होंगे उनकी मदद से, और जो पहले से मालूम दलाइल की मदद से जो चीज़ साबित की जाती है वो थ्योरम ही होती है। बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड, क्योंकि ये थ्योरम निकाला गया है फ्राम बेसिक ट्रूथ, बुनियादी सच्चाइयों से, दैट इज कौन सी, फ्राम प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, जो पहले से मालूम हकायक हैं। सो इट इज़ कॉल्ड अ थ्योरम, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, थ्योरम। तो ये स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, MCQs के लिए।